तो पिछले एपिसोड में जब सिंगजुन ने वुजिंग के साथ मिलकर बैटल का प्लान बनाया था, तब उस वक्त एल्डर मो ने सिंगजुन से कहा था कि मैं इस बैटल में सेनापति बनना चाहता हूँ। अब उनकी यह बात सुनकर सिंगजुन उनके साथ में अंदर आता है और एल्डर मो से कहता है कि जब हम एक दूसरे से मिले थे हम तभी से दोस्त बन गए थे, लेकिन इसके अलावा आपने मिलिट्री लॉ के बारे में सभी एंशिएंट बुक को पढ़ा है, जिसकी वजह से आपको मिलिट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा, इसलिए मैंने आपको मिलिट्री एडवाइजर का पोजीशन देने का डिसाइड किया है। अब उसकी यह बात सुनकर एल्डर मो भी बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद सिंगजुन टियानचोंग से कहता है कि आपके बिना यानसियांग माउंटेन का बैटल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अगर आप भी इसमें हमारे साथ में रहेंगे तब यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अब सिंगजुन की यह बात सुनते ही टियानचोंग भी तुरंत इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम तीनों मिलकर यानसियांग माउंटेन की गार्डिंग करेंगे तब उसकी वजह से डलाऊ गोल्डन सेक्टर के लिए वहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से हम उनको बहुत ही आसानी से रोक देंगे। तभी एल्डर मो कहता है कि अब तो यह प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसकी वजह से अब हम दोनों यहाँ से जाना चाहेंगे। और इतना कहने के बाद एल्डर मो टियानचोंग के साथ में यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद हम चारों ग्रेट फैमिली के मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर इनके सामने कोई क्रिस्टल लगा हुआ था। इसके बाद ये चारों मास्टर अपने अपने पास से कोई टोकन निकालते हैं और अपने अपने टोकन को यहाँ पर सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद यह चीज एक्टिवेट हो जाती है और अब इसके अंदर से कोई पावर भी जनरेट होने लगी थी। इसके बाद ये चारों मास्टर इसके पास आते हैं और इसके चारों ओर लगे हुए चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। इसके बाद इसमें से एक मास्टर डुआन फैमिली के बारे में बात करने लगता है और इनसे कहता है कि तुम सभी को तो डुआन फैमिली के बारे में पता ही होगा, क्योंकि डुआन यूनचिंग और मेरी डॉटर रुइन दोनों ही सिंगजुन के हाथों मारे गए हैं। लेकिन अब इसकी यह बात सुनकर इसमें से एक मास्टर कहता है कि मैंने तो इसके बारे में कुछ अलग सुना था और तुमने अभी जो कहा वह बात उस बात से पूरी तरह से अलग लग रही है, क्योंकि मैंने सुना कि डुआन फैमिली ने डलाऊ गोल्डन सेक्टर के साथ हाथ मिलाया था और इसके अलावा उन्होंने किंग लेवल वाला कोई वेपन भी यूज किया था, जिसकी वजह से ही बिस्टी के झुंड ने यहाँ पर अटैक किया था। लेकिन इसी दौरान इसमें कुछ गड़बड़ हो गई और वह किंग वेपन उनको ही निकल गया। अब ये तीनों मास्टर उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं, जिसके बाद इसमें से एक मास्टर कहता है कि तेंगजी तुम ऐसी बातें करना बंद करो। लेकिन अब उसके इस बात पर तेंगजी कहता है कि मैं इसके बारे में कैसे बात ना करूं, क्योंकि डुआन फैमिली चुपके से डलाऊ गोल्डन सेक्टर के साथ मिल गया था और क्या तुम सभी को डलाऊ गोल्डन सेक्टर के नेचर के बारे में पता नहीं है। इसके बाद वह सभी से पूछता है कि उनके जैसे चेंज होने में और मौत की ओर जाने में आखिर फर्क क्या है। लेकिन तभी एक दूसरा मास्टर तेंगजी को शांत हो जाने के लिए कहता है और फिर उसे इसके बारे में कम बोलने के लिए भी कहता है। इसके बाद सभी मास्टर इसके बारे में सोचने लगते हैं और कुछ देर के बाद इनमें से एक मास्टर कहता है कि अभी हमारे पास में जितनी ताकत है उसकी मदद से हम डलाऊ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल को नहीं हरा पाएंगे और इसके अलावा अगर यह चीज उस लेवल तक पहुंच गई तब उसकी वजह से 18 एंशिएंट सिटीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ की पूरी जमीन भी बंजर हो जाए। इसके बाद वह कहता है कि अब इस समय हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, इसलिए हमें उनके शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम 18 एंशिएंट सिटीज में अपने चारों फैमिली के पावर को मेंटेन रख पाएंगे। तभी इनमें से एक दूसरा मास्टर कहने लगता है कि बिस्ट का झुंड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसके अलावा डलाऊ गोल्डन सेक्टर ने भले ही 18 एंशिएंट सिटीज के बॉर्डर को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बहुत ही बड़ा खतरा है। इसलिए अगर हम इसका फायदा उठाकर सिंगजुन से छुटकारा नहीं पा पाए तब हो सकता है कि आने वाले समय में 18 एंशिएंट सिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे चारों बड़े फैमिली के पास में इतनी एबिलिटी नहीं होगी। अब इसकी यह बात सुनकर सभी लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं, जिसके बाद इसमें से एक मास्टर कहने लगता है कि इसके बदले मैं डलाऊ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के हाथों मरना या फिर उनका गुलाम बनना भी पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर 18 एंशिएंट सिटीज को सिंगजुन के हाथों में नहीं जाने देना चाहता। इसके बाद वह कहने लगता है कि सिंगजुन तो किसी निम्न जंगली जाति का खून है और इसके अलावा वह लियू फैमिली के ब्लड के बारे में भी बात करने लगता है, जिस बात से हमें पता चलता है कि वह लियू फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसके बाद वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब यह देख इनमें से एक दूसरा मास्टर कहने लगता है कि जंगली स्पीसीज में जंगली स्पीसीज का अवेयरनेस होता है, इसलिए उसके पास में चाहे कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना आ जाए उसे किसी भी कीमत पर एक फैमिली का सम्मान
सम्मान नहीं मिल सकता। इसके अलावा वह कहता है कि 18 एंशिएंट सिटीज का कंट्रोल इतने सालों से हमारे हाथों में है, लेकिन अब कोई खतरनाक विलेन सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसके बाद वह सभी से पूछता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमने अपना रिस्पेक्ट खो दिया। अब इसके इस बात पर एक दूसरा मास्टर कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सिंगजुन तो हमें माउंटेन में भेजने की बात कर रहा था, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही बड़े शर्म की बात है। इसलिए अगर हमें इसके बारे में कोई जस्टिस नहीं मिला तब इसकी वजह से हमें अपने लाइफ और डेथ के लिए भी स्ट्रगल करना होगा। इसके बाद इसमें से एक मास्टर गुस्से में कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि सिंगजुन कितने देर तक घमंडी बना रहता है। अब अगले सीन में हम कुछ लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं जिनको कोई बाहर जाने से रोक रहा था, जबकि यह लोग यहाँ से बाहर जाकर बिस्ट के झुंड को रोकने में मदद करना चाहते थे। अब इनके इस बात से सामने वाला आदमी इनके ऊपर गुस्सा हो जाता है और इनसे कहने लगता है कि तुम जैसे मूर्ख यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन यह चीज तो बहुत ही फनी है। तभी इनमें से एक आदमी कहने लगता है कि तुम तो सेंसिंग सिटी के फॉरबिडन आर्मी के कमांडर हो, जिसकी वजह से तुम्हें तो सेंसिंग सिटी और 18 एंशिएंट सिटीज के लिए बैटलफील्ड में अपने दुश्मनों से लड़ना चाहिए और उनका खून बहाना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ के बाकी लोग भी इसके बातों को सपोर्ट करने लगते हैं और फिर इनमें से एक लेडी कहने लगती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे तो डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के खिलाफ में फाइट करना चाहिए, लेकिन इसने तो हमें ही रोकने के लिए अपनी आर्मी को भेज दिया। इसके बाद वह लेडी कमांडर गुई की बेइज्जती भी करने लगती है, जिसके बाद गुई भी इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुम जैसे लोग मेरा सामना करना चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए या खुद कोई गॉड भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, वह भी यहाँ के सिचुएशन को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन तभी इसी वक्त सिंगजुन भी यहाँ पर आ जाता है और गुई से कहता है कि तुमने अभी कहा कि गॉड भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है। अब उसको यहाँ पर देखते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और इसके बाद ये लोग सिंगजुन को रिस्पेक्ट भी देते हैं। अब सिंगजुन का एक स्टूडेंट गुई से कहता है कि पवेलियन मास्टर तुम्हारे सामने हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। अब उसके इस बात को सुनते ही गुई भी सिंगजुन के सामने अपना सिर झुका देता है, लेकिन इसके बाद सिंगजुन सभी को खड़ा हो जाने के लिए कहता है और फिर उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर गुई सिंगजुन से कहने लगता है कि पिछले 5 दिनों से इन सभी की हरकतें और बातें बिल्कुल अजीब हो गई हैं, जिसकी वजह से मैं इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि ये लोग सेंसिंग सिटी के ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे हैं और इसीलिए इनको रोकने के लिए मुझे अपने लोगों को भेजना पड़ा। लेकिन अब इसकी बात पर यहाँ का एक आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने तो सारे फैक्ट को बदल दिया, इसलिए तुम तो फॉरबिडन आर्मी का कमांडर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। यह देख अब सिंगजुन इनको शांत हो जाने के लिए कहता है और फिर गुई से कहता है कि इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और इसके अलावा इन लोगों ने मेरे लर्निंग को भी सपोर्ट किया है, लेकिन तुमने अभी कहा कि इनकी बातें और हरकतें बहुत अजीब हो गई हैं, इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि मेरी दी गई लर्निंग बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। लेकिन गुई अब इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद सिंगजुन कहता है कि इसके अलावा तुमने कहा कि ये लोग सेंसिंग सिटी के ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं अब जानना चाहता हूँ कि यह चीज क्या सच में सेंसिंग सिटी से है या फिर केवल तुम ही इसके बारे में सोच रहे हो। तब इस पर गुई कहता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तब इसके इस बात पर सिंगजुन का स्टूडेंट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी आर्मी को यहाँ से वापस क्यों नहीं ले जाते और यहाँ के लोगों को बाहर क्यों नहीं जाने देते। लेकिन गुई अब इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से सिंगजुन का वह स्टूडेंट इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फायर फोनिक्स को बाहर निकाल लेता है। अब इसे देखते ही गुई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वह तुरंत इनके सामने अपने घुटने टेक देता है। अब यह सारी चीजें सिंगजुन बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर कहता है कि अगर तुम इसके बारे में नहीं बताना चाहते तब तुम्हें कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंगजुन उससे कहने लगता है कि तुम अपने पावर का यूज करके सेंसिंग सिटी एकेडमी के स्टूडेंट को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आज से मैं तुम्हारे फॉरबिडन आर्मी के पोजीशन को रद्द करता हूँ और इसके अलावा फॉरबिडन आर्मी को भी 3 दिनों तक जेल में बंद किया जाएगा, जिसके बारे में अब केवल तुम्हें ही सोचना है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगला एपिसोड भी जल्दी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना।